स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अब प्रश्न संख्या 6 है, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, या सत्ता के हस्तांतरण की, या देश के विभाजन की, या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की? तो ये सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी और देश के विभाजन का आधार बनी। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? जुलाई 1947 में किया गया। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी। कथन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो यहाँ सही कूट का चयन करें। तो पहला कथन जो सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अतः हमारा उत्तर जो है ऑप्शन ए सही उत्तर है। कथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य हैं। ए की सही व्याख्या है आर। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। तो पहला कथन गलत है और कारण जो है वो सही है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक के द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार कथन जो है वो गलत है, परंतु कारण आर जो है वो सही है। तो हमारा कथन गलत है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, ऐसा नहीं था। और कारण जो है वो आर जो है वो सही है कि हाँ, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति वहाँ ब्रिटेन के शासक के द्वारा की गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। सभी तिथि महत्वपूर्ण है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे स्वीकृति मिली। इसके बाद राजकीय स्वीकृति इसे 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हो गई क्योंकि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यकाल में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता। अगला प्रश्न है, कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी।
कथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। तो हमारा कथन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, सही है, परंतु वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी, ये गलत है। कथन ए सत्य है किंतु कारण आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगे न बढ़ जाएं। सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एकमात्र विकल्प था। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि क्या सुझाया था? सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे ताकि सांप्रदायिक दंगे होने की संभावनाएं कम हो जाएं। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के निर्धारण के लिए। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ ने की थी। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही वो अवसर समाप्त हो गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। इसका समर्थन मौलाना आजाद ने किया तथा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? JB कृपलानी ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्न में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू का राय था ये। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया, समर्पण के रूप में। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया तथा पटेल और नेहरू ने भी इसका समर्थन किया।
14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपनी डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? सुचेता कृपलानी के द्वारा गाया गया। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद जाकिर हुसैन और इनके बाद वीवी गिरी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी 2 और 3। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल सम्मिलित हुए। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना ने निम्न में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की? उपयुक्त में से सभी प्रांतों में, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी। माउंटबेटन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभा की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग, दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे उस समय। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्न में से कौन से नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुए? महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे क्योंकि 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस यही दिन था। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आर कोपलैंड का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? यह कथन था के एम पणिक्कर का। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे उस समय? जॉर्ज 6th थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय ब्रिटेन का राजा
जॉर्ज सस्टम थे। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट में देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।